हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैंने लास्ट वीडियो में आपको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, उसके जस्टिफिकेशन क्या है, उसका औचित्य बताया था और एक एप्लीकेशन बताया था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर नहीं हो सकता, यानी कि नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस हमने बात की थी। वो क्वेश्चन जो मैंने बताया था, वो एप्लीकेशन वो एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है या मोस्ट लगा देना उसको। और आज के हैं वो भी इम्पोर्टेंट है काफ़ी, उनको भी आपको याद करना है, हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से। तो आज का जो एप्लीकेशन है उसका नाम है ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी कि मूल अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा। हम एक हाइड्रोजन परमाणु कंसीडर करेंगे, उसकी मूल अवस्था में ऊर्जा आपको पता भी है, आप पढ़ के भी आए हो 12th क्लास में कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए निकालते हैं ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितनी आती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको याद है, आपने फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, E बराबर, ये श्रेणी पढ़ते थे हम लोग, -13.6 Z²/n², n बराबर लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट वगैरह निकालते थे। तो वही है सब कुछ, लेकिन हम अब केवल n बराबर 1 यानी कि ग्राउंड स्टेट के लिए निकालेंगे, तो वो कितनी आएगी, -13.6। तो हम जो ऊर्जा है उसको किससे निकालेंगे, हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत से। उस टाइम 12th क्लास में निकाली थी हमने, हम बिल्कुल नहीं जानते थे हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत क्या होता है, लेकिन अब हम जान चुके हैं। इसीलिए अब हम उसका उपयोग करके, क्या हमको मालूम तो है कि -13.6 होती है, लेकिन अब हमको ये भी चेक करना है कि हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत, अगर हमको पता है कि हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत ये है, उससे कितनी आती है, और अगर उससे इतनी आ गई इसका मतलब सब कुछ सही चल रहा है बिल्कुल, ठीक है। तो आज हम सेकंड एप्लीकेशन निकाल रहे हैं, उसकी क्या है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाँ, हेडिंग डालो, हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था में ऊर्जा, ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था में ऊर्जा, ठीक है। चलो काम शुरू करते हैं। हाइड्रोजन परमाणु, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, 0 न्यूट्रॉन, 1H1। तो ये मान लो नाभिक है और ये हाइड्रोजन परमाणु है, नाभिक से दूरी है r, समझ रहे हो। एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, प्रोटॉन होगा नाभिक के अंदर, एक इलेक्ट्रॉन है, चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं किसके, नाभिक के। एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और 0 न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले नाभिक की तो बात ही नहीं कर रहे, हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है, यहाँ 0 से r के बीच में। अपन को इसकी त्रिज्या भी मालूम नहीं है, हमें हाइड्रोजन परमाणु की जो त्रिज्या है वो मालूम नहीं है। इसका मतलब आप मान लो कोई जनरल त्रिज्या, कितना ही बड़ा है वो हमें कोई पता नहीं है, लेकिन हमने मान लिया जनरल कितना है, r। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो सकता है, r इतनी भी बड़ी, कितनी भी बड़ी हो सकती है। r क्या है, नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी, r क्या है, नाभिक से परिक्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन की दूरी। अब ये कितनी भी हो सकती है हमें मालूम नहीं है, वो निकालेंगे हम। तो r है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की स्थिति, इलेक्ट्रॉन की स्थिति यानी कि कहाँ है इलेक्ट्रॉन, उसकी स्थिति में अनिश्चितता कितनी होगी, r, डेल्टा r बराबर r ही तो होगी स्थिति में अनिश्चितता। तो आप लिखो, माना, लिखते चलो, माना कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक से स्मॉल r दूरी पर, इसको साफ कर देता हूं मैं, नाभिक से स्मॉल r दूरी पर स्थित है, अतः इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर डेल्टा r, और वो कितना होगा r, ओके, ठीक है।
अब ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तो इसके पास वेग होगा, वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी होगी तो मतलब मोमेंटम होगा। तो लिखो माना परिक्रमण करते हुए इलेक्ट्रॉन का संवेग p है, तो p है तो अब देखो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से क्या डेल्टा आर और डेल्टा पी कितना होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन एच क्रॉस बाई 2, ऑलवेज ग्रेटर देन एच क्रॉस बाई 2। आप सोच रहे होगे एक्स पी एक्स बाई पी वाई जेड पी जेड, लेकिन मैं यहाँ पर कौन से कोऑर्डिनेट ले रहा हूँ, मैं यहाँ पर अब हाइड्रोजन है तो हम एक स्पेयर मानेंगे, तो स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट ले रहे हैं हम। स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में चलते हैं आर थीटा फाई, अगर मैं यहाँ लूँगा डेल्टा थीटा पी थीटा, डेल्टा आर पी आर, इसको आर भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो डेल्टा आर पी आर, डेल्टा फाई डेल्टा पी फाई, तो ये स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट की बात हो रही है यहाँ पे। केवल एक ही कोऑर्डिनेट में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वैलिड नहीं है, सभी कोऑर्डिनेट सभी सिस्टम में जो प्रिंसिपल है वो वैलिड है, ठीक है। तो डेल्टा आर डेल्टा पी आर, तो डेल्टा पी आर मिनिमम कितना होगा, मिनिमम या न्यूनतम कितना होगा डेल्टा पी आर, एच क्रॉस बाई 2, यानी एच क्रॉस बाई 2 और डेल्टा आर। ओके, अब देखो जब आप संवेग अगर गति कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो आपको इसका वेग भी पता नहीं है कितना है, ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम कितना हो सकता है, न्यूनतम संवेग। न्यूनतम संवेग जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि जीरो हो जाएगा तो वो चक्कर ही नहीं लगाएगा। तो न्यूनतम संवेग उसकी स्थिति, उसकी संवेग में अनिश्चितता के बराबर होगा, जिसमें अपन ने जैसे नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस किया था, उसी टाइप से कि संवेग में का न्यूनतम मान उसके संवेग के मान अनिश्चितता के बराबर होगा। तो लिखो परंतु इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम संवेग, न्यूनतम कितना होगा, जीरो नहीं होगा, न्यूनतम संवेग उसकी संवेग में अनिश्चितता, मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करना, ठीक है, अनिश्चितता के बराबर होगा, जीरो नहीं होगा। न्यूनतम कितना हो सकता है, न्यूनतम वो उसकी स्थित संवेग में अनिश्चितता के बराबर हो सकता है, अर्थात डेल्टा पी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पी, और ये इक्वल टू क्या आ जाएगा, एच क्रॉस अपॉन 2 डेल्टा आर, और डेल्टा आर को लिख सकते हो आप आर, यानी कि P बराबर एच क्रॉस अपॉन 2 आर लिख सकते हो ना, P बराबर एच क्रॉस अपॉन 2 आर। अब देखो, अब ये चक्कर लगा रहा है, तो जैसे ये आपका नाविक है और ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है v वेलोसिटी से, तो क्या होगा, संवेग है यानी कि इसकी काइनेटिक एनर्जी, हमें इसकी क्या निकालनी है, ऊर्जा। ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इट मीन्स के, इसको कई बुक्स वी भी लिखते, टी भी लिखती हैं, तो के भी लिख लेना। मैं काइनेटिक एनर्जी को के से डिनोट करता हूँ, तो के क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर या फिर पी स्क्वायर अपॉन 2m। काइनेटिक एनर्जी यही होती है, हाफ एम बी स्क्वायर या पी स्क्वायर अपॉन 2m। एंड पोटेंशियल एनर्जी v इक्वल टू, अब पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आएगी, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आएगी बच्चों, देखो ये नाविक है, नाविक पर धनावेश और इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश,
नाविक पर धनावेश और इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश, इनके बीच में काम करेगा कौन सा? कूलाम बल। कौन काम करेगा इनके मध्य? कूलाम फोर्स, यानी कि कूलाम बल। कूलाम बल काम करेगा, तो कूलाम बल के कारण जो ऊर्जा आएगी, पोटेंशियल आएगा, वो आएगा इसमें, और वो कितना होता है? K Q1 Q2 अपॉन R। पढ़ा है ना सबने कि Q1 यानी कि V इक्वल टू K। K का मतलब आप जानती हो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 मतलब एक चार्ज, Q2 दूसरा चार्ज। दो आवेशों के मध्य ऊर्जा के Q1 Q2 अपॉन R। Q1 क्या है? फर्स्ट आवेश, सेकंड। Q2 क्या है? सेकंड आवेश, अपॉन R। R क्या है? उन दोनों के बीच की दूरी। तो यहाँ पर पहला आवेश आप इसको ले सकते हो, इसको ले सकते हो, Q1 यानी नाविक, यानी कि नाविक पर आवेश चार्ज होता है Z इंटू E। यही होता है नाविक पर आवेश। नाविक पर चार्ज कितना होता है? नाविक पर चार्ज होता है Ze। Z क्या है? उसका एटॉमिक नंबर। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन की, परमाणु की, तो यहाँ पे लिख लो आप Ze एक चार्ज Q1, Q2 कौन है? इलेक्ट्रॉन, यानी कि E अपॉन R, यानी कि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और Z कितना है हाइड्रोजन के लिए? 4 हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन के लिए Z कितना हो गया? 1, यानी कि E स्क्वायर अपॉन R। ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई। तो अब कुल एनर्जी को कितनी हो जाएगी? अतः तो यहाँ पे लिख दो E स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है। अतः हाइड्रोजन परमाणु की कुल ऊर्जा, हाइड्रोजन परमाणु की कुल ऊर्जा E बराबर क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी P स्क्वायर अपॉन 2m प्लस E स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। दोनों ऊर्जा आ गई। अब लेकिन हमें मूल ऊर्जा निकालनी है, मूल ऊर्जा, ग्राउंड स्टेट एनर्जी। और आपको पता है कि कोई भी परमाणु हो, दुनिया में कोई भी परमाणु हो, सदैव उसकी टेंजेंसी यानी कि उसका प्रयास क्या रहता है? ग्राउंड स्टेट में आने का रहता है। क्यों रहता है? कारण समझो। कारण यह है कि ग्राउंड स्टेट में उसकी ऊर्जा क्या होती है? सदैव न्यूनतम होती है। कोई भी परमाणु होगा एक्साइटेड स्टेट में होगा, कितना भी एक्साइट कर दो, वो क्या स्टेबल रहना चाहता है। वो ग्राउंड स्टेट ही उसकी एक ऐसी पोजीशन है जहाँ पर वो परमाणु क्या रहता है? उसका स्टेबिलिटी रहता है, यानी कि स्थिर रहता है। तो हर एक एटम की अपनी टेंडेंसी होती है कहाँ आने की? ग्राउंड स्टेट में आने की। क्यों? क्योंकि ग्राउंड स्टेट में ऊर्जा न्यूनतम होती है और वो परमाणु क्या होता है? सदैव स्थिर या स्टेबल होता है। तो इस बात को आप नोट करके लिख लेना, जो मैंने आप बात बोली है अपने नोट्स में छाप लेना इस बात को। ठीक है, ये आ गई। अब आप इसमें ये P का मान लगाओ, यानी कि E बराबर क्या लिख सकते हो आप? P की जगह H क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2 और इसका स्क्वायर करेंगे 4, 2 4 जा 8, यानी कि 8m और ये R स्क्वायर। E बराबर H क्रॉस स्क्वायर अपॉन 8m R स्क्वायर प्लस E स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। E स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, यही लिखा है ना आपने, इसकी जगह ये लगा दिया, P स्क्वायर की जगह इसका मान लगा दिया H क्रॉस स्क्वायर अपॉन 4 R स्क्वायर और 4 2 जा 8। अब हमें निकालना है क्या? ग्राउंड स्टेट यानी मूल अवस्था में ऊर्जा। मूल अवस्था में ऊर्जा मतलब ऊर्जा का न्यूनतम मान E न्यूनतम। और जब न्यूनतम या अधिकतम निकालने के लिए हम क्या करते हैं? इसका एक बार डेरिवेट करते हैं और उसको 0 कर देते हैं। तो करो इस काम को। लिखो
ऊर्जा के न्यूनतम मान के लिए, ऊर्जा के न्यूनतम मान के लिए ई मिन डेल ई अपॉन डेल आर, ये आर का फंक्शन है, तो डेल ई अपॉन डेल आर यानी कि ऊर्जा के न्यूनतम मान के लिए हम क्या कर देंगे इसको जीरो, डेल ई अपॉन डेल आर इक्वल टू जीरो। ओके, कर दो एक बार। अर्थात ये क्या बनेगा आपका, ये ऐसे का तैसा, यानी कि एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 8m आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन, आर स्क्वायर ऊपर जाएगा आर की पावर -2 यानी कि -2 अपॉन आर क्यूब, यही आएगा आर की पावर -2 का, एक्स की पावर n का, एक्स की पावर n का होता है डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n का डिफ्रेंशिएशन होता है n एक्स की पावर n-1, यही आता है। तो यही हमने कर दिया, आर की पावर -2 का -2 और -3 हो जाएगा अपॉन, ठीक है, प्लस ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस आर की पावर -1, तो बताओ क्या आएगा, आर की पावर -1 डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा बताओ। एक गड़बड़ी करी है आपने इसमें, देखो कहाँ पे, प्रोटॉन इधर देखो आप, चलो आर की पावर -2 का तो कर लो आप, कितना आएगा -1 अपॉन आर स्क्वायर, यही आएगा -1 अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन देखो आप, जैसे अपन ने पोटेंशियल एनर्जी निकाली है, पोटेंशियल एनर्जी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, नाविक पर चार्ज हो गया जेड ई, ये धनावेश है, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है ऋणावेश अपॉन आर, तो ये आएगा -e स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, तो माइनस कर देना बेटा उसमें, तो ये आएगा आपका क्या माइनस, ठीक है, मोड में लोगे तो प्लस आ जाएगा लेकिन ये माइनस आएगा, तो यहाँ पे भी आप माइनस शो कर लेना। अब देखो एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 8m और एक काट दो 4m आर क्यूब, माइनस का है, मैं इसको इक्वल टू 0, माइनस माइनस प्लस, इसको यहीं छोड़ दो, इसको इधर ले जाओ, माइनस माइनस प्लस, इसको यहीं छोड़ो, इसको इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा, ये यहाँ आ गया, इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, 2 से 8 काटा, 4m आर क्यूब, ये आ गया। यहाँ से आर स्क्वायर से ये कट जाएगा, एक बचेगा आर, तो इस आर को मैं यहाँ पहुँचा दूँ, बाकी के ऐसे कर सकता हूँ, तो आप इसको देखना, ये क्या आएगा, एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 4m, तो जैसे करते सर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 4m जैसे करते सर, इसको मैं इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यानी कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन ई स्क्वायर इक्वल टू आर, आया समझ में। इसको यहाँ पहुँचा दिया और इसको इसके डिवाइड में दे दिया, एक आर बचा, इसको यहाँ अलग कर दिया, यानी कि r बराबर 4 से 4 कट गया, यानी कि एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन m ई स्क्वायर, एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन m ई स्क्वायर पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 भी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, 4 मान लगाने में आसानी रहेगी, मान लगा दो। एच क्रॉस स्क्वायर का मान होता है 1.054 इंटू 10 टू की पावर -34 जूल सेकंड का स्क्वायर इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान जानते हो आप, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 गुणा 10 की घात 9, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन में आ जाएगा, तो इसको अपॉन 9 गुणा 10 की घात 9, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, इंटू 4 m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणा 10 की घात -31 ई स्क्वायर इलेक्ट्रॉन पर चार्ज
1.6 गुणा 10 की घात -19 का स्क्वायर। करो इसको सॉर्ट आउट करो। जब इसको सॉर्ट आउट करोगे तो R बराबर A0 बराबर 0.53 एंगस्ट्रम ये आ जाएगा। कर लेना सॉल्व, और जो कर सकता है वो कर लेना, बाकी जो नहीं कर सकता वो डायरेक्ट इसको याद रखना। डायरेक्ट भी याद रहना चाहिए ये कि ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन परमाणु की ग्राउंड स्टेट में त्रिज्या 0.53 एंगस्ट्रम होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। तो ये आ गया। अब कुछ नहीं है, बस हमें अब क्या फिक्स हो गया, क्या फिक्स हो गया, हमको पहले पता नहीं था क्या कि जो इलेक्ट्रॉन है नाभिक से कितनी दूरी पर है। पहले आपको ये नाभिक पता था, लेकिन इसकी त्रिज्या के बारे में ज्ञात नहीं था कि इतनी छोटी है, इतनी है, इतनी है। अब हमें मालूम हो गया कि ये ग्राउंड स्टेट में है अगर हाइड्रोजन परमाणु, तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी, 0.53 एंगस्ट्रम है, यानी कि R फिक्स हो गया। R फिक्स हो गया तो बस जब R फिक्स है तो यहाँ भी ये फिक्स ही है, h², ये फिक्स है, ये फिक्स, सब फिक्स हो गया। R फिक्स होते ही सब फिक्स हो गया, और हम क्या निकाल देंगे, E मिनिमम, यानी ग्राउंड स्टेट में अगर यहाँ R की जगह मैं ग्राउंड स्टेट की त्रिज्या लगा दूँ तो ये हमें ग्राउंड स्टेट की ऊर्जा दे देगा, तो हम इसमें जगह क्या लगा देंगे, ग्राउंड स्टेट की त्रिज्या। तो लिखो, नोट कर लो फटाफट। कर लिया क्या? चलो मैं इधर ही कर देता हूँ। अतः मूल अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा E min इक्वल टू क्या आएगा, h²/8m, और R मिनिमम लगा दो, मिनिमम ये रहा A0² -E²/4πε0 A0। ओके, बस इसको सॉल्व कर दो, मान लगा के सब 8m वगैरह सब सॉल्व कर दो। जब ये कितना निकल के आएगा, E min निकल के आएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको सॉल्व कर लेना, जो भी अगर कर सकता है। ये कितना निकल के आएगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी है हाइड्रोजन परमाणु की। ठीक है, तो ये हुई आज की बात, आज का मुद्दा ख़त्म। आज का हमने काम कर लिया है, बाकी का काम हमने एक एप्लीकेशन और है। कौन सी? आपने पढ़ा होगा हार्मोनिक ऑसिलेटर। क्वांटम मैकेनिक्स की जो नींव है ना, वो है हार्मोनिक ऑसिलेटर, पिलर जिसको बोलते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स का पिलर। सब जगह यही चलेगा फिर, हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो हमें हार्मोनिक ऑसिलेटर की ग्राउंड स्टेट एनर्जी और निकालेंगे किससे, वही हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से। आज हमने काम किया है हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था में ऊर्जा, वो निकल के आई है -13.6, यही आएगी। आप सॉल्व कर लेना, सब कुछ कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम निकालेंगे हार्मोनिक ऑसिलेटर की ग्राउंड स्टेट एनर्जी। ठीक है, तब तक के लिए अपने अपने घरों पर रहें, सुरक्षित रहें, मस्त रहें, और बहुत बहुत धन्यवाद।